अनीश कुमार गुप्ता। हमारी कंपनी का नाम है ब्लू नोवा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड और हमारी कंपनी दिल्ली एनसीआर में है और ये बेसिकली ये फरीदाबाद से है। और हमारी कंपनी अगर देखा जाए तो सिर्फ हम प्रिंटिंग से रिलेटेड केमिकल नहीं बनाते हम लोग बहुत सारे फील्ड से रिलेटेड, जैसे मान के चलिए कि लैब केमिकल्स होता है, लेबोरेटरी के केमिकल्स वो हम लोग बनाते हैं। फार्मास्यूटिकल्स के लिए कुछ मॉलिक्यूल्स वगैरह हम लोग बनाते हैं। और कुछ आपने देखा होगा कि फूड में जो प्रिजर्वेटिव्स वगैरह डलते हैं लॉन्ग लाइफ के लिए, कि अगर कोई फ्रोजन फूड है या कोई पैकेज फूड है तो वो लंबे टाइम तक चले, वो सब भी हम लोग हमारे पास इतनी लैब की फैसिलिटी है कि हम ये सारी चीज़ें हम लोग डेवलप करते हैं। और डिफेंस में भी हम लोग, जैसे आपने टीयर गैस वगैरह देखा होगा, उस तरह के भी हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। तो चूंकि मेरी जो एक्सपर्टीज है वो प्रिंटिंग में है, मैंने अपना बीटेक किया है मैंने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से ही, डिप्लोमा भी मैंने प्रिंटिंग से किया है। और चूंकि हमारा शुरू से ही यही एक्सपीरियंस था तो मैंने ये डिपार्टमेंट संभाला और जो हमें लगा कि मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट है वो हमने लोगों से फीडबैक लिया और उनकी जरूरतों को पूरी की हमने। हमारे पास देखा जाए तो एक प्रिंटर्स के लिए जो केमिकल की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे पास है। हम लोग एक ऑफसेट से रिलेटेड भी हम लोग केमिकल जितने भी लगते हैं, प्रेस केमिकल्स, वो भी हम लोग बनाते हैं। फ्लेक्सोग्राफी में भी आपने देखा होगा, यहाँ पे बहुत सारे प्रिंटर्स होंगे जो फ्लेक्सोग्राफी से रिलेटेड भी होंगे, जहाँ पे फ्लेक्सिबल प्रिंटिंग होती है, पेपर पे, कोरुगेशन पे जो प्रिंटिंग होती है, कोरुगेटेड बॉक्सेस पे वाटर बेस इंक वगैरह लगता है। इंक भी हम लोग वाटर बेस बनाते हैं, अभी हम लोग रिसेंटली हमने चालू किया है। तो ये इंडस्ट्री बहुत ही वास्ट है। प्रिंटिंग के कई सारे, आप लोग प्रिंटिंग के सारे एक्सपर्ट ही यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो देखा जाए तो इसमें सिर्फ ऑफसेट ही नहीं है, रोटोग्रेव्योर है, फ्लेक्सो है, लॉट ऑफ थिंग्स है। नई नई टेक्नोलॉजी भी प्रिंटिंग में आ रही है, कुछ डिजिटल के साइड में जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि कई सारी चीजें एडवांसनेस हो रही है। अभी कल ही एक कॉन्फ्रेंस में पटना में अटेंड करके आया तो वहां का जो टॉपिक था एआई एंड रोबोटिक इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग इंडस्ट्री। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक आज के डेट में अगर देखा जाए तो धीरे धीरे लोग इसको जो प्रेस वाले हैं कहीं ना कहीं उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। रीजन ये इम्प्लीमेंट करने का कि हर आदमी, हम सबको पता है कि आज के डेट में मैन पावर की बहुत ज्यादा कमी है। ऑपरेटर आपको नहीं मिलते हैं, आपको और भी सारी चीजों को काम करने के लिए लोग नहीं मिलते हैं। देखा जाए तो इतने सारे चैलेंजेस आते हैं कि आपकी मशीन एक हफ्ते बंद होती है जस्ट बिकॉज कि आपके पास वर्कर नहीं है। तो ये अच्छी बात है कि रोजगार भी देना बहुत जरूरी है, बट आप ये भी देखना है कि आपको अपनी इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ाना है, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक ये नहीं कि नई चीजें हैं हमारे लिए, प्रिंटिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत सालों से ये चली आ रही है। मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है, मैं एक न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में था, टाइम्स ऑफ इंडिया, आपने अपना नाम सुना होगा, भारत में टाइम्स ऑफ इंडिया नाम से एक न्यूज़पेपर है। मैंने वहां पे अपना कैरियर वहीं से मैंने स्टार्ट किया। मैंने 2006 से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया। वहां 2006 से पहले 2002 या 2003 में इनका बॉम्बे का जो ब्रांच है वहां पे टोटली रोबोटिक सिस्टम था। 2006-7 की मैं बात कर रहा हूं कि जो आप रील है वो वहां पे रील फीडिंग होता है, वहां पे सीट्स में नहीं होता है, न्यूज़पेपर में रील फीडिंग होता है। रील को प्रॉपर एक जगह से लेके लोडिंग करना, रील स्टैंड पे पेपर ऊपर तक जाना, फिर मशीन में प्लेट, सीटीपी से प्लेट कमांड मिल रहा है, वहां से प्लेट कन्वेयर के थ्रू मशीन के ऊपर माउंट हो रहा। ये अभी नहीं, ये मैं बात कर रहा हूं 20 साल पहले से चला है। तो बट ये है कि जो टॉप नॉच जितने भी कंपनियां हैं उन्होंने इस तरह की चीजों को शुरू से ही किया। उसमें एडवांसनेस बहुत सारी चीजें आई और भी स्पीड हुई, फास्ट हुआ, जो भी लगा था कि और भी इसमें क्या इंप्रूवमेंट किया। मुझे लगता है आज आप सबके मोबाइल में कहीं ना कहीं चैट जीपीटी तो होगा ही होगा। भाई आप लोग भी धीरे धीरे यूज टू हो रहे हैं, कई सारी चीजें नहीं समझ में आ रही है तो आपने वहीं से गूगल पे ना जाके चैट जीपीटी से क्वेश्चन आंसर कर लिया कि भाई ये कैसे होगा, तो आप भी अपनी वर्क को फास्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से प्रिंटिंग इंडस्ट्री में भी ये सारी चीजें आ रही हैं। तो ये टाइम है कि हम भी टाइम के साथ अपने आप को अपग्रेड करते रहें। इंडस्ट्री किस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में भी हमें चलना चाहिए। मैं नेपाल में लगभग मैं 7-8 साल से आ रहा हूं।
2019 की बात है, कोविड से जस्ट पहले की बात है। काठमांडू में मैंने बहुत सारे प्रिंटर के पास मैंने विजिट किया, तो मैंने जो सबसे बड़ी चीज देखी मैंने कि जो अवेयरनेस, उसकी सबसे ज्यादा हमने कमी देखी कि एक प्रिंटर है, ठीक है, प्रिंटर तो अपना प्रिंटिंग कर रहा है, लेकिन जो प्रेस ऑनर है उनको, जो मैंने फील किया कि इनको क्या चाहिए कि हाँ ये मेरा प्रोडक्ट प्रिंट करके मेरे पास आ गया, ये जॉब कंप्लीट हो गया। इससे ज्यादा मतलब उनका बहुत ज्यादा उस प्रिंटिंग प्रोडक्शन में उनकी उतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट मुझे नहीं देखी कि इसको और भी कैसे इंप्रूव किया जाए, या जो हमें वो प्रोडक्ट प्रिंट करके मिल रहा है क्या वो अप टू द मार्क है कि नहीं। उनके पास बहुत ऐसे प्रिंटर थे जिनके पास सारी चीजें थी, बहुत ऐसे प्रिंटर थे जिनके पास आई नहीं कुछ भी ना। उनके पास बेसिक जो स्टार्ट होता है कि कोई भी अगर आप प्रिंटिंग करने जाएं तो सबसे पहले ये होता है कि इंक, वाटर और इंक का बैलेंस होना बहुत जरूरी है इस प्रिंटिंग के लिए। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो वाटर और इंक का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हम तो ये इसको बहुत ही सिंपल वर्ड में मैंने बोल दिया कि वाटर और इंक का बैलेंस, बट ये सिंपल वर्ड नहीं है, बहुत ही इसमें आपको एफर्ट लगाने पड़ते हैं उस वाटर और इंक के बैलेंस को करने के लिए। आपकी हो सकता है कि आपकी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो कॉस्टिंग भी आपकी बढ़ती है वाटर और इंक को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि वो पैरामीटर्स हैं। तो हमने ये फील किया कि यहाँ पे ये जो बेसिक चीजें हैं यहाँ से लोग मिसिंग है। ऑपरेटर को ये तक नहीं पता है कि ये जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, इसका रिजल्ट क्या आ सकता है। बस उसको ये है कि अपने एक्सपीरियंस के बेस पे वो एक जो भी एक उसको मिला रहता है कि भाई तुम ठीक है, तुम इसको मैच करके तुम मुझे दे दो। लेकिन उसको मैच करने के लिए उसको कितने सारे एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं। क्या अगर मान के चलिए कि एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर मुझे 1000 कॉपी प्रिंट करना है और मुझे मालूम है कि इसमें सिर्फ 1 kg इंक लगनी है, मैं अगर एज पर सारा डाटा सेट करके और फिटिंग करके देखूं, कैलकुलेशन करके देखूं कि सिर्फ उसमें 1 kg इंक लगनी चाहिए, लेकिन लग रही है उसमें 2 kg इंक। वो इंक गया कहां? वो एक इंक जो 1 kg इंक लगना था, 1 kg इंक लगना था, वो 2 kg लगा। वो कहां गया किसी को नहीं पता। हाँ जी 2 kg तो लगता ही है। क्या उसके पास कैलकुलेशन है कि ये 1 kg लगना चाहिए या 1.5 kg लगना चाहिए या 2 kg लगना चाहिए? कोई कैलकुलेशन है नहीं है मैक्सिमम लोगों के पास। आज वो हेल्प कर रहा है एआई। हमने डाटा डाला, हमें फीडबैक मिल गया, एक चार्ट बन गया कि चलो जी ठीक है, हाँ, जो हम उसको इनपुट देंगे जैसा हमें उससे चाहिए वो हमें दे रहा है, एआई बेस्ड ऑन प्रिंटिंग। तो मैंने ये देखा कि ये जो मेजर जो मिसिंग था उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो मैंने बहुत कोशिश किया, मैं 4-5 विजिट लगाया, लोगों को अवेयर किया कि इस तरीके से होना चाहिए, आपको ये सारी चीजें करनी चाहिए। अब हम बात करें कि कंजम्पशन क्यों बढ़ा। अब आपने देखा होगा कि मैंने बोला कि 1 kg की जगह पे 2 kg इंक लग गया, और जहां पे ये केमिकल लगना चाहिए किसी 250 ml वो लग रहा है 500 ml, दोनों चीजें ज्यादा लग रही है। तो आप ये सोचते ना कि मेरा तो लास्ट में आप मंथली जोड़ते हैं कि भाई मैंने ये जॉब प्रिंट किया और इसकी कॉस्टिंग मेरे को X आई, फिर आप देखेंगे भाई मेरी X और मेरी जो मार्जिन है दोनों के बीच में तो बहुत ही लेस मार्जिन है। फिर आप बोलते हैं कि इसमें तो मेरे को पता नहीं पड़ रहा, फिर इसको क्या करें। फिर आप ये कहते हैं कि नहीं यार ये तो या तो आप रेट बढ़ाएं, या तो ये कहते हैं कि भाई मेरे को जो 20,000 का ऑपरेटर है मैं तो 18,000 का चाहिए मुझे, वो जो फीडर है वो मुझे 10,000 का चाहिए। तो जो आप ये सोच रहे हैं कि ऑपरेटर के सैलरी कम करने से इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटेंट नहीं है, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ कमी है, तभी वो 2,000 कम में लेके आपके पास काम करने आ रहा है। तो जो आपकी कॉस्टिंग जो X थी वो X प्लस हो जाएगी, और क्योंकि वो उतना कॉम्पिटेंट नहीं है, उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि आपके प्रोडक्ट को और भी अच्छे तरीके से प्रिंट करके दे दे। तो अभी हमने जो स्टार्ट किया वाटर और इंक का बैलेंस, उसमें मेजर जो रोल होता है इंक और वाटर की प्रॉपर मैनर में सप्लाई होना, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। मैं थोड़ा सा आप लोगों से यह जानना चाहूंगा कि आपके प्रेस में 2 मेजर चीज है। किसी के पास डेंसटोमीटर है आपके प्रेस में, क्या आपके प्रेस में पीएच कंडक्टिविटी और टीडीएस मीटर है? पीएच कंडक्टिविटी, टीडीएस मीटर और डेंसटोमीटर बहुत लोगों के पास नहीं है, और यही मेजर रोल प्ले करता है आपको प्रिंटिंग की क्वालिटी को एनहांस करना, वेस्टेज को कंट्रोल करना
और आपकी मार्जिन को बढ़ाना। आपका ऑपरेटर सुबह सुबह आता है, मशीन को मैक रेडी करता है, मैक रेडी के तरीके नहीं मालूम, आता है बस थोड़ा बहुत लगा वगा दिया, फटाफट चलाया, उसको मालूम है कि कोई बात नहीं, सुबह सुबह तो मेरी कॉपी 100 कॉपी वेस्ट तो होती है। रजिस्ट्रेशन कभी मिलाएगा, कभी साइड ले करेगा, कभी अपने मार्जिन एडजस्ट करेगा, कभी इंक इक्वल करेगा, कभी लगेगा कि क्रॉस हो गया है, तो वो अपने हर बार जब उसको वो कमी मिलेगी उतने बार वो मशीन को चला चला के वो ठीक करेगा, और उसको करने में कम से कम 200-300 कॉपी आपके वेस्टेज हो जाएंगे। तो आज के डेट में पेपर का जो वेस्ट है, सबसे ज्यादा आपका कॉस्टली क्या है, वो पेपर है। तो पेपर का भी कॉस्ट आपका बढ़ रहा है। उसके साथ साथ अगर आपने प्रिंट के साथ आपने स्टार्ट किया तो वो इंक भी वेस्ट हो रहा है, वो आपका केमिकल भी वेस्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको दिन भर में 8 घंटे मशीन चलानी है और 1 घंटे में आपको 8000 अगर प्रिंट करना है तो 64,000 प्रिंट होना चाहिए, लेकिन आपको प्रिंट हो रहा है 35,000। उस ऑपरेटर की कॉस्ट कितनी महंगी हो गई? 35,000। जो आपको प्रिंट होकर निकलना चाहिए 64,000 या 35 की जगह पे 40 आपको प्रिंट हो रहा है। मशीन की आपकी स्पीड है 10,000 की, ठीक है, इफेक्टिव स्पीड आपने मान के चलिए 8,000 निकाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि हमारी अवेयरनेस उस लेवल की नहीं है जो हमारी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इंक 1 किलो की जगह पे 2 किलो कैसे लगता है। हमारा ये रहता है कि ये अगर ये ब्लू नोवा लिखा है या ये ब्लू नोवा लिखा है तो ये हमें बराबर दिखना चाहिए और थोड़ा सा ठीक लगना चाहिए। हम ये सोचते हैं कि ये ब्लू नोवा लिखा हुआ है, ये प्रिंटिंग में एकदम इंक यहां से यहां तक बराबर दिखनी चाहिए। ये अगर लाइन है तो यहां भी सेम कलर होना चाहिए, यहां पे हर जगह बराबर होना चाहिए, बस दैट्स इट। यही होता है ना कि हमें देखने में ठीक लगना चाहिए। क्या ये जो देखने में ठीक लग रहा है, क्या इसके जो ओरिजिनल कॉपी है 100% उससे मैच हो रहा है? वो हर आदमी का देखने का नजरिया अलग होता है। देखने से बेटर है कि हम उसको किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट पे जाएं जिसको प्रॉपर वो मेजर करके हमें बता दे। अगर सियान का डेंसिटी अगर 1.4 होना चाहिए सीट फेड में, तो यहां पे अगर मैं चेक करूं तो 1.4 होना चाहिए या 1.45 होना चाहिए, यहां पे भी वही होना चाहिए, यहां पे भी होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए। अब बात ये होती है कि हमने मैच तो कर दिया 1.45, लेकिन होता क्या है कि आपने देखा होगा कि जो पानी का जो सिस्टम होता है, डैम्पनिंग का जो पूरा सिस्टम होता है, जहां से सप्लाई होता है, वहां पे आपने देखा होगा कि 70% भी वाटर चल रहा है, 80% वाटर चल रहा है, 90% वाटर चल रहा है, 100% वाटर चल रहा है। आइडियल क्या है? पानी कितना चलना चाहिए? पानी का भी एक पैरामीटर होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चलना चाहिए। वर्स्ट सिनेरियो में 45% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वर्स्ट सिनेरियो में बताओ, नॉर्मल लेके चला जाए तो 30%, 25, 30, बिलो 40 होना चाहिए। तो जैसे जैसे आप पानी ज्यादा सप्लाई करते हैं, वाटर की फीडिंग ज्यादा बढ़ाते हैं, तो आप अपना जो चिलर का टैंक देखिएगा कि वो कितना जल्दी गंदा हो रहा है। वो जो इंक है, वो जितना आप पानी उसको सप्लाई देंगे उतना ही आपको इंक फीड करना पड़ेगा। जितना ही कम वाटर सप्लाई देंगे उतना ही कम इंक सप्लाई करना पड़ेगा। आपने पानी 30% पर चला के देखिए और 90% पर चला के देखिए कि आपका महीने का कैलकुलेशन एक टाइप का जॉब हो, आप 1 महीने का पूरी कॉस्टिंग निकाल के देख लीजिएगा कि आपका कंजम्पशन कितना कम हो गया। आप लोग बोलते हैं कि ठीक है जी प्रिंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, 90% पे भी चल रहा है, 80% पे चलने दो यार, प्रिंटिंग तो सफाई कम तो नहीं आ रहा, सारा क्लियर तो है। लेकिन नहीं, वहां पे सबसे ज्यादा जो वेस्टेज हो रहा है, ठीक है केमिकल की कॉस्टिंग बहुत ही कम है, लेकिन सबसे ज्यादा कॉस्टिंग आपकी इंक की है। आपका जो इंक है, जहां पे 1 kg लगना है वहां पे 2 kg लगेगा, क्योंकि पानी जो है रोलर के थ्रू प्लेट के ऊपर जा रहा है, जाना चाहिए उसको 1 ml, वहां पे जा रहा है 2.5 ml। तो पानी आपको पता ही है कि जहां पे डालेंगे वो धो देगा, वो साफ कर देगा। आप लोग एक बार साफ कर रहा है और आपको लग रहा है कि हल्का आ गया, फिर थोड़ा और इंक बढ़ाओ जी, थोड़ा और इंक बढ़ाया आपने तो थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया, इसका आ गया, फिर आपने क्या किया, थोड़ा और पानी बढ़ाओ जी। ये करते 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 90%, 100% तक लोग चले जाते हैं। हम उस पर ध्यान नहीं देते।
तो ये जो बढ़ता है वहां तक हम पहुंचे, तो उसकी क्या रीजन है, किस रीजन की वजह से ये 100% तक चला गया, और जो इंक चलनी चाहिए 20%, 15%, 22%, 30%, वो क्यों 40% तक भी इंक चल रहा है, 45% तक चल रहा है? क्योंकि रोलर तो उतनी स्पीड से घूम रहा है, इंक तो उतना ही उठा रहा है। आप क्यों उसकी स्पीड को बढ़ा रहे हैं? वो इंक जा कहां रहा है? वो इंक उसी एक्सेस पानी के द्वारा जो प्लेट पे जो जा रहा है, वो दोबारा धुल के वापस ट्रे में आ जाता है, और ट्रे के बाद सीधे आपका चिलर में जाकर वो वेस्टेज हो जाता है। और अगर आपको जो प्रिंट का जो ग्लो है, जो ब्राइटनेस है, मिनिमम परसेंटेज पे आता है, वो मैक्सिमम परसेंटेज पे कभी भी नहीं आएगा। जो डेप्थ है, जो चमक है, कम पानी, जितना से ज्यादा कम से कम पानी चलाइए, आपके पूरे इस प्रिंट पे ग्लो आएगा, चमक आएगा। आपको इंक ज्यादा चलाने से चमक नहीं आएगा, आपको पानी कम चलाने से चमक आएगा। वाटर का जो सप्लाई है, केमिकल का सप्लाई जितना ही कम रखेंगे, वो आपके पूरे प्रिंट के प्रोडक्ट पे बहुत ही ग्लो आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ये हमने तो ठीक है, हमने एक लेक्चर दे दिया कि ये होना चाहिए, लेकिन वो होगा कैसे? तो सबसे पहले कि डेली रूटीन की चीज है, मैं मान लूं कि आपकी मशीन हर तरीके से ठीक है, एकदम आइडियल कंडीशन में, रोलर सेटिंग ठीक है, मशीन की क्लीनिंग प्रॉपर है, ग्रेसिंग, ऑयलिंग, मोलिंग सब, ऑपरेटर भी आपका सबसे बढ़िया है, एक एक चीज आपका एकदम सब बढ़िया है। तो हम सुबह सुबह आके करें क्या? हमारा सबसे पहले काम ये होना चाहिए कि हम जो चिलर है उसका जो एक नॉर्म्स है, वो हमें मालूम होना चाहिए। वो पहले तो वो नॉर्म्स क्या है, उन नॉर्म्स को कुछ नहीं करना, आपको एक लॉगबुक बनाना है, रजिस्टर बनाने हैं, डेट डालने हैं एक दिन का, अपने जो भी वहां का सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर से सिर्फ ये बोलना है कि तुमको ये 3-4 फॉर्मेट है, डेली तुमको हर 4 घंटे पे फीड करना है, इस पे लिखना है, बस कुछ नहीं करना, लिखना है हर 4 घंटे। 4 घंटे अगर नहीं करता है, 12 घंटे की शिफ्ट है, कोई बात नहीं, तुम हर 6 घंटे पे करो, डेली करो। और जब वो डेली कैसे करेगा? कहीं ना कहीं वो चेक करेगा, आंख बंद करके तो लिखेगा नहीं, वो कहीं ना कहीं वो डाटा चेक करेगा कि ये क्या है, कैसे है, किस ट्रेंड में आगे बढ़ रहा है। तो उसमें सबसे पहले काम होता है कि हमारा जो चिलर का जो पीएच है वो कितना है, फिर उसकी कंडक्टिविटी कितनी है, फिर टीडीएस कितना है, और जो टेम्परेचर चाहिए अल्कोहल डैम्पनिंग के लिए अगर हम बात करें, वो होना चाहिए अल्कोहल डैम्पनिंग का टेम्परेचर बिलो 12 के आसपास होना चाहिए, 12 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होना चाहिए। पीएच होना चाहिए 4.8 से लेके 5.2 के बीच में होना चाहिए, पीएच की जो वैल्यू होना चाहिए। इसी तरीके से आपका कंडक्टिविटी उसी के प्रोपोर्शन में होता है, लगभग मान के चलिए कि कंडक्टिविटी आपने 1000 है, तो आपका टीडीएस लगभग होना चाहिए 500 के आसपास। तो ये पैरामीटर्स हैं कि आपको ये सारी चीजें मेंटेन करनी है। और मैं हर 6 घंटे पे क्यों बोल रहा हूं कि क्या लिखना है, क्यों लिखने के लिए मैं बोल रहा हूं कि क्या ट्रेंड पे जा रहा है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है, और अगर कुछ चेंज हो रहा है तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। तो वो जब आप 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, महीने दिन, आप कुछ भी मत कीजिए, सिर्फ रिकॉर्ड बनाइए। और रिकॉर्ड बनाएंगे तो आपको पास एक और रिकॉर्ड बना होगा जो पहले चलता आ रहा होगा कि आज मशीन में क्या हुआ, आज कितनी कॉपी प्रिंट हुई, कितना वेस्टेज है। ये तो एटलीस्ट आपके यहाँ होता ही है, ये सबके यहाँ होता है कि आज कितनी कॉपी हमने एक जॉब में प्रिंट किया और उसमें हमने कितना वेस्टेज हुआ। अगर हमने 10,000 कॉपी का कोई जॉब है तो उसमें हमने कितना वेस्ट किया। बस आपको डाटा रिकॉर्ड बनाने हैं, 1 महीने तक आपको बस यही सब ऑब्जर्व करना है कि क्या था, रिकॉर्ड बनाकर रख लीजिए। और उसको अब देखिए कि इसमें कुछ लग रहा है कि नहीं, ये ट्रेंड से बाहर है, ये एबनॉर्मल है, इसको ठीक करने की जरूरत है, तो अगले महीने से फिर आप स्टेप उस पर इनिशिएटिव लीजिए, क्योंकि आपको कंपेयर भी करना है। अगर आपने इंप्रूव कर लिया ठीक है, वो तो करना ही है, लेकिन आपने आज कहां खड़े हैं, क्योंकि बहुत लोगों के पास डाटा नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है। तो डेली आप हर 6 घंटे पे आप अपने जितने भी मैंने आपको बताया कि चिलर का, वो सारा डाटा नोट कीजिए। और जो जो जॉब चल रहा है, आज मेरा ये ब्लू नोवा का अगर कोई ये जॉब चल रहा है, ब्लू नोवा केमिकल का ये वाला बैग का अगर जॉब चल रहा है, तो आज हमने जो चलाया है उनके कंसोल पे क्या क्या कितना चला है, उस जॉब का नाम उस रजिस्टर पे होना चाहिए। उसके नीचे लिखा होना चाहिए कि हमने इंक का परसेंटेज ये था, लेटरल रजिस्ट्रेशन इतना परसेंट गया, सरकम रजिस्ट्रेशन इतना परसेंटेज इधर गया, अपर गया या लोअर गया, या अगर हमने क्रॉस की सेटिंग की है तो वो हम डाल दिया, हमने पानी का परसेंटेज कितना था। ये आप रिकॉर्ड करके रखेंगे तो नेक्स्ट जब जॉब चलाएंगे ना,
वो आपके लिए रेफरेंस के लिए काम आएगा। 10 दिन बाद भी अगर वो जॉब आएगा ना, तो एटलीस्ट स्टार्ट करने के लिए अगर सेम जॉब अगर रिपीट हो रहा है और अगर आपके वो डायरी में लिखा हुआ है कि ये मैंने उस दिन चला के ये मैंने सारा डाटा चेक करके रखा था, तो अगले दिन आएंगे तो सबसे पहले अपने ऑपरेटर से बोले, ऑपरेटर खुद बोलेगा कि पहले मैं प्रीसेट वैल्यू जो था ना मैं वो डाल देता हूँ कि कम से कम चलाते समय ये चीजें तो मैच रहेंगी, क्योंकि सब कुछ कलर वलर वही है, मशीन में तो छेड़छाड़ हुआ नहीं है, सब कुछ वही है। तो ये आप डाटा बना के रखिए। अगर लगता है कि नहीं फिर भी आपको, अब फिर आपकी मशीन की तो पूरी ऑब्जर्वेशन हो गई 1 महीने में कि आपने क्या क्या था। अगर आपको लगता है कि जो मैंने ऐसा बताया कि 40% से ज्यादा अगर पानी की वैल्यू चल रही है या 20-25% से ज्यादा अगर इंक की वैल्यू चल रही है, तो फिर आपको देखने की जरूरत है कि क्या हमारा जो पीएच वैल्यू है, टीडीएस है, कंडक्टिविटी है, क्या अप टू द मार्क है या नहीं है। तो जो उसका नॉर्म्स है उस नॉर्म्स को मेंटेन कीजिए। उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है तो दूसरा जो चैप्टर है जो मेजर रोल प्ले करता है वो है रोलर, प्रिंटिंग के रोलर्स। प्रिंटिंग के रोलर जो मैं इसके पहले एक रोलर कंपनी जेनिथ की कंपनी में मैं डायरेक्टर था, तो मैं रोलर देखिए जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। मैंने जो देखा था वहां पे कि लोग प्रिंट किए जा रहे हैं, इंक हर जगह मशीनों पे स्प्रे किया हुआ है बॉडी के दोनों साइड में। मतलब आपने देखा होगा कि ठीक है इंक कंजम्पशन मैंने आपको बताया ही, उसमें ये भी सबसे बड़ा रोल है कि अगर पानी ज्यादा चलता है तो इंक दोनों साइड में स्प्रे करता है, फैलावट देता है, पूरी आपकी मशीन गंदी होती है, इंक का वेस्टेज वहां से भी है। तो वो क्यों होता है कि अगर रोलर की हार्डनेस अगर एक फिक्स है कि हमें 20-25 डैम्पनिंग रखने हैं और 30-32 के आसपास आपको इंकिंग रखने हैं, तो वो एटलीस्ट फिक्स होने चाहिए। और वो एक रेंज है कि 20-25 का है तो हमें 28 से 30 से पहले 28 से ज्यादा नहीं बढ़ने देना है डैम्पनिंग का, और इंकिंग का 37 मतलब यहाँ के नॉर्म्स के हिसाब से बता रहा हूँ, हम लोग तो 35-35 को होते ही हम रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे मैंने देखा है कि प्रैक्टिस को 40 तक ले, लेकिन 40 कभी नहीं ले जाने देना चाहिए। जैसे ही रोलर हार्ड होता है लाइक का वो मेटल पार्ट हो जाता है, तो मेटल पे स्लीपेज बहुत ज्यादा होगा, रबर पे जितनी ही उसमें पोरेसिटी रहेगी, प्रॉपर होल मतलब उतना ही वो सॉफ्ट मतलब एक लेवल मेंटेन रखेगा, उतना ही अच्छे तरीके से इंक को ग्राइंड करता है, मिक्स करता है और अच्छे से सप्लाई करता है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि अगर सब कुछ ठीक है फिर वो कहाँ एवरी उस तरीके से आप सारे नॉर्म्स नहीं मेंटेन हो पा रहा है, तो सबसे फिर उसके पहले आपको जाना चाहिए रोलर पे। रोलर की हार्डनेस एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, अगर रेंज में होना चाहिए, नॉट परफेक्ट, रेंज में होनी चाहिए। जो एक रेंज होता है इंकिंग का जो हम लोग 35 से लेकर 36 तक चेंज कर देने का एडवाइस देते हैं। यहाँ पे मैंने देखा 48-50 तक हार्डनेस भी चला जाता है, किसी को हार्डनेस टेस्टर को है ही नहीं किसी के पास। मैं ले जाके मैं बता रहा हूँ पुरानी बात, यहाँ पे काठमांडू में मैं लोगों को ले जाके अवेयर कर सकता मेरा बेचने का कभी उद्देश्य नहीं था, अवेयर करना कि भाई मैं आप मेरे से रोलर मत लो, मैं आपको देने ही नहीं आया हूं, आपको जो करना करो मेरे से मत लो, लेकिन एटलीस्ट आप अपना जो ये वेस्टेज कर रहे हो ये क्राइम है, ये वेस्टेज है। अब खाना आप खाते हैं, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और आपने पूरा मंगा लिया कि भाई मेरे को 5 रोटी दे दो, सब्जी दो, और आपने 1 रोटी खाया और सब छोड़ दिया, तो वो क्राइम है। हम तो कहते हैं यार हम तो आराम से खा गए, नहीं, वो तो वेस्ट हो गया। तो वो हमें नहीं करना चाहिए, हर जगह वेस्टेज अच्छा नहीं होता है। एक तो आपका फाइनेंशियल भी आपके ऊपर बर्डन पड़ता है, दूसरा वो कहीं भी एक देखा जाए तो वो अगर पर्टिकुलर जितना आपने किया वो कहीं और यूज होगा, तो ये सारी चीजें, तो रोलर भी इंपॉर्टेंट है उतना ही है। रोलर की सेटिंग इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने ये फील किया है कि यहाँ पे जितने भी ऑपरेटर है वो स्किल्ड नहीं है, वो खुद नहीं करते, वो डिपेंड रहते हैं कि कोई मैकेनिक आएगा और वो रोलर सेटिंग करेगा। आज मैंने अपना एक्सपीरियंस लिया, मैंने 10 साल तक मशीनों को चलाया है, मेंटेनेंस में काम किया है, मैंने अपने हाथों से रोलर सेटिंग की है, तो आज मैं इस लेवल पे पहुंचा हूं कि मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर पा रहा हूं। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, तो मैंने वहां पे मेंटेनेंस में ही मैंने ज्वाइन किया था एज इंजीनियर, वहां पे मेंटेनेंस में। तो वहां पे हमने वो सारी चीजें सीखी, समझी, स्टैंडर्ड क्या होता है प्रिंटिंग का वो हमने देखा। तो वो अपने जितने भी एक्सपीरियंस है, जो चैलेंजेस आते हैं, आज भी मैं जाता हूं तो प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं जाता, मैं एक सॉल्यूशन देता हूं। मैं आपको
आपकी जो परेशानी है उसको दूर करने की मेरी कोशिश रहती है। आज मैं आप लोगों के बीच में इसीलिए खड़ा हूँ कि हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं, ये ऐसा नहीं कि बहुत कोई स्पेशल प्रोडक्ट है। मार्केट में ये सारे प्रोडक्ट कोई अपने नाम से, कोई डिफरेंट नाम से, सब अपने अपने नाम से अपना मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, दे रहे हैं। लेकिन हमारा पर्पज है कि मैं अगर आपके पास आऊं, अगर मैं आपको कोई प्रोडक्ट दूं तो सॉल्यूशन के साथ दूं। भाई मैं आपको अगर कोई आप किसी जिस ट्रेंड में आप चल रहे हैं, जो भी आपके यहाँ प्रिंटिंग हो रही है, अगर मैं उसको बेटरमेंट ना कर पाऊं तो फिर मेरा कोई फायदा नहीं है। नहीं तो आप ठीक है, हम यही बोलेंगे भाई 2 रुपया सस्ता मैं दे सकता हूँ, यही होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। भाई हर आदमी चाहता है कि 2 रुपये सस्ता मिल जाए, लेकिन वो 2 रुपये सस्ता के साथ साथ मैं आपको और क्या सोल्यूशन दे पाऊँ, वो मेरा मकसद रहता है। तो बहुत ऐसी चीजें हैं, मैं इसलिए आप लोगों को ये बोल रहा हूं कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड हो रही है, सबको अपग्रेड होना चाहिए। मार्केट में डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है, नए टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ रही है। अब जो कन्वेंशनल है उसकी डिमांड कम हो रही है, तो हमें उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। यही मेरा कहना था। और भी अगर आप लोगों को कोई किसी तरह की प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो, तो डेफिनेटली मेरे से पूछ सकते हैं कि हाँ, प्रिंटिंग से रिलेटेड या केमिकल से रिलेटेड। हमारे पास वॉशेज हैं, हमारे पास प्लेट क्लीन करने के लिए है, रोलर क्लीन करने के लिए है, ब्लैंकेट क्लीन करने के लिए है, कन्वेंशनल इंक भी है, तो इंक क्लीन करने के लिए हमारे पास वॉशेज हैं। यूवी जो इंक आती है उसको क्लीन करने के लिए हमारे पास वॉशेज हैं। हमारे पास प्लेट क्लीन करने के लिए जो कन्वेंशनल इंक है, यूवी इंक है, उसके लिए भी हमारे पास प्लेट क्लीनर जीपी है, प्लेट नीट जीपी है हमारे पास। फाउंटेन सॉल्यूशन हमारे पास सारी वैरायटीज हैं। आईपीए का सब्स्टिट्यूट है, सिंगल स्टेप फाउंट भी है हमारे पास। तो हमारे पास मतलब कंप्लीट रेंज है हमारे पास जो आपको सॉल्यूशन दे सकता है। फ्लेक्सो में अगर आप लोग फ्लेक्सो हैं, एनालॉग्स रोलर्स यूज करते हैं, तो हमारे पास अल्ट्रासोनिक क्लीनर है हमारे पास। उससे रिलेटेड जो जेल है, स्पेशल जो उसके लिए केमिकल आता है वो है। फोटोपॉलीमर प्लेट क्लीन करने के लिए हमारे पास वॉशेज हैं। तो हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन है। और वाटर बेस्ड इंक हम लोग बनाते हैं फ्लेक्सो के लिए। तो हमारे पास कंप्लीट रेंज है। कोई भी क्वेरी होगी तो मेरा कार्ड है, मैं आप लोगों को, सर तो है ही यहाँ पे, सारी चीजें आपको यहीं से मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ, आप बेझिझक, अगर आपके यहाँ कोई भी प्रिंटिंग से रिलेटेड भी अगर आपको चैलेंजेस दिख रहे हैं और आपको लगता है कि ये इसमें इम्प्रूवमेंट की, या आपको हो सकता है कि हर चीज सबको नहीं पता और हर चीज मुझे भी नहीं पता, लेकिन 2 लोग अगर मिलते हैं, 4 लोग मिलते हैं, तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन आता है। तो मिलजुल के सोल्यूशन निकालने की बात है। आज भी जो मेरे से कनेक्टेड लोग हैं, मेरे से बात करते रहते हैं, हम लोग आपस में, मुझे भी नॉलेज गेन होता है, नई नई चीजें आती हैं, बोलते हैं कि भाई ये कैसे हुआ। एक मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ा इंजीनियर है जो कोमोरी से ही रिटायर्ड हुआ, और वो अपना पूरा टीम बना के अपनी खुद का ही सर्विस प्रोवाइड करता है। तो एक कस्टमर के पास चैलेंज था कि प्रिंटिंग हो रही है, लेकिन जो डिटेल जितनी आनी चाहिए वो नहीं आ रही थी। डॉट फॉर्म में ऑफसेट का आपको पता ही है कि जितने भी स्क्रीन आते हैं डॉट फॉर्म में होता है, लेकिन डॉट्स ओवरलैप हो रहा। और ये 1 महीने से ये सब सारी चीजें चल रही थी। और प्रेस का जो ऑनर है वो इतना परेशान था कि 1 महीने से उस मशीन से 1 रुपए का भी प्रोडक्ट उसका नहीं था। 6 कलर की मशीन थी। तो ऐसे ही पता नहीं वो जो इंजीनियर है उसने मुझे फोन किया कि गुप्ता जी ऐसे ऐसे आप बस आ जाओ, थोड़ा सा एक बार देख लो बस। तो मैं रेगुलर प्रिंटिंग में तो हूँ नहीं, मैं भी बहुत पहले की बात है। अब सारी चीजें तो ध्यान में रहेंगी नहीं। तो फोन उन पे थोड़ी बहुत बात हुई, मैंने कहा चलो जी मैं आता ही हूँ। तो मैंने जो वहाँ पे देखा, जबकि वहाँ पे एक्सपर्ट भी बैठे थे, वो इंजीनियर भी बैठा था। इंजीनियर एक मशीन को एकदम नया ब्रांड न्यू बना दे, उसके पास इतना एक्सपीरियंस है, बहुत ही टैलेंटेड है। लेकिन एक छोटी से छोटी चीज कभी कभी ऐसी होती है कि लोगों को वो दिमाग पे वो आती, क्लिक ही नहीं करता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि हम 4-5 लोग मिलके अगर वो किसी भी परेशानी को एक साथ डिस्कस करेंगे तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। हो सकता है मैं ना दूं, आप दे दे, आप दे दे, आप दे दे।
तो वहां पे क्या हुआ था कि वो लोग जो प्लेट जो है वो आउटसोर्स करते थे, बाहर से प्लेट बनवाते थे। उसके पहले उसमें दिक्कत नहीं थी। तो मैंने बोला कि चलो जी प्रिंटिंग करो सिंगल सिंगल। कह रहे ये भी हमने कर लिया, मेरे सामने भी कर लो। तो उन्होंने हर यूनिट का 1 by 1 प्रिंट किया। ठीक था। मैंने कहा अब 1+1 करो, 2 यूनिट चलाओ और सब बंद रखो। फिर मैंने बोला 1+3 चलाओ, 1+4 चलाओ, 2+3, ऐसे कॉम्बिनेशन में जैसे जैसे मैंने चलाया तो मैंने देखा कि जब पर्टिकुलर यूनिट आ रहा है उस यूनिट से इसको कुछ ना कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, इसी यूनिट से ये ओवरलैपिंग हो रहा है। तो मैंने बोला कि यार सब कुछ ठीक है, मशीन भी ठीक है, हम सिंगल चला रहे हैं तो वो बढ़िया चल रहा है। इसका मतलब सिंगल अगर यूनिट चल रहा है तो सिंगल तो ठीक है ना, यूनिट सॉलिड भी प्रिंट कर रहा है, स्क्रीन भी बढ़िया जॉब प्रिंट कर रहा है सिंगल से, फिर क्या हो सकता है। मैंने बोला कि नहीं यार, एक तुम बात बताओ कि ये जो प्लेटें मंगाते हो उसे बोलो कि इसका स्क्रीन एंगल क्या है। मैंने कहा जितने भी कलर CMYK के जहां से प्लेट ले रहे हो सबका स्क्रीन एंगल होता है, कोई किसी का 90 होता है, किसी का 105 होता है, ये सारे स्क्रीन एंगल है, किसी का 45 होता है। तो उन्होंने स्क्रीन एंगल मंगाया तो 2 कलर का स्क्रीन एंगल सेम मिल गया। अगर सेम 2 कलर का 2 यूनिट का स्क्रीन एंगल अगर सेम बन जाए तो ओवरलैप तो होगा ही होगा। तो मैंने बोला कि देखो भाई, आपका जो ये मजेंटा कलर है इसका स्क्रीन एंगल एक्चुअल में ये होना चाहिए। तो जैसे ही वो स्क्रीन एंगल उन्होंने चाहिए, मैं 2:30 बजे वहां पर पहुंचा था, 7 बजे तक सब लोग चाय पानी नाश्ता पानी कर लिए। 4 घंटे के अंदर क्या था, एक छोटी सी चीज थी जो ना मशीन में फॉल्ट थी ना किसी चीज में फॉल्ट थी, हमने बाहर से CTP से प्लेट मंगाया था, उसने सिर्फ स्क्रीन एंगल गलत कर दिया। तो ये है कि डिस्कशन से चीजें होती हैं। जितनी वहां की टीम थी वो मेरे से बहुत नॉलेज है, क्योंकि जो उनका काम ही वही है। हम तो केमिकल, आज के डेट में मैं केमिकल बना रहा हूं, तो मैं तो आज के डेट में मैं इसके बारे में ज्यादा हर समय दिमाग इसी के बारे में चले। अब वो तो चीजें चलेंगी, लेकिन वो क्लिक कर गया। तो मैंने बस वहां पे उनके यहाँ से एक कप चाय या कॉफी उन्होंने दिया, बिस्किट खाया, इतना ही था कि बस उन्होंने बोला कि हाँ जी मेरा 1 महीने ये था वो था, आज उतना ही है मेरे लिए, बढ़िया है। तो ये है कि अगर कोई भी ऐसी चीजें होती है, आप कभी भी आप हमें कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके आप एडवाइस दे सकते हैं। जो हमारे पास अगर वो उसकी समझ होगी तो जरूर हम आपको देंगे। तो ये मेरा कार्ड है। तो कोई अगर आप लोगों के मन में किसी तरह का कोई डाउट हो, कोई लगे कि हाँ इस तरह की प्रिंटिंग से रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज हो तो आंख बंद करके वैसे पूछ सकते हैं। तो आप सभी लोग कहीं ना कहीं प्रिंटिंग से ही रिलेटेड हैं और सब लोग का प्रेस यही बुटवल एरिया में ही है। एक चीज और भी मैं आप लोगों से बताऊंगा कि यहाँ पे या मैंने देखा है कि मशीनें तो हम करोड़ों की लेके आते हैं, लेकिन जब हम उस पर 2 पैसे खर्च करने की बात आती है तो वो थोड़ा सा हम कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं कि नहीं यार ये तो हमारी कॉस्टिंग बढ़ रही है। तो मशीन की जो क्लीनिंग है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लीनिंग है, ग्रीसिंग है, ऑयलिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मशीन को अगर आप सही तरीके से क्लीन करके, ग्रीसिंग करके, ऑयलिंग करके, लुब्रिकेशन सही से आपने किया तो मशीन की लाइफ आप समझिए कि डबल तो आपने करी दी खूब आराम से। मशीन कभी पुरानी नहीं होती है, बॉडी कभी घिसता नहीं है, लेकिन हम उसको ऐसा कर दे, ऐसी कंडीशन में डाल देते हैं कि वो जो मशीन सालों साल चलनी चाहिए, आज आप 1990 की मशीन लेके आते हैं, चल रही है ना मशीन वो भी, लेकिन आप आज ब्रांड न्यू मशीन लेके आइए और 5 साल बाद अपनी मशीन का हाल देख लीजिएगा। हम वो सारी चीजें ध्यान नहीं देते, और वही जो वो बंदा मेंटेन करके रखा है 30 साल पुरानी मशीन में लाके अपनी यहाँ मशीन चलाते हैं, उसकी मशीन 3 साल बाद भी आप इस कंडीशन में है कि आप उसको परचेज करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि वो मशीन कहीं किसी यूके से लेके आ रहे हैं, किसी भी यूरोपियन कंट्री से लेके आ रहे हैं, या कहीं अमेरिका से लेके आ रहे हैं, क्योंकि वो सारे नॉर्म्स मेंटेन करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई उनके पास कोई रॉकेट साइंस है, मशीन वही है जो आपके पास है, नहीं मशीन। तो जो मेंटेन करने के जो पैरामीटर्स है वो इंपॉर्टेंट है। मशीन का जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है वो होना चाहिए, उसके भी आप लोग एक शेड्यूल बनाना चाहिए, प्रॉपर उसको भी तरीके से मेंटेन करना चाहिए। ये मेरा, क्योंकि मैं मेंटेनेंस में रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया में मशीन एक करीब हमने उसको
7 से 8 साल तक हमने चलाया। और उस मशीन को, चूंकि मैं इंस्टॉलेशन में भी रहता था डिफरेंट प्रोजेक्ट पे, तो मैं उसको केरला लेके गया था। हमारी मशीन गई थी केरला, वहाँ पे कंपनी में हमने टाइप हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया का, वहाँ के रीजनल न्यूज़पेपर से। तो हमने अपनी मशीन जब वहाँ पे लगाई तो वहाँ के जो मैनेजमेंट है उनका ये कहना था कि मशीन कभी चली है कि नहीं चली है। उस मशीन में एक इंक का छोटा सा पार्टिकल भी नहीं था। इतनी बढ़िया हमने मेंटेन करके रखी थी मशीन एकदम ब्रांड न्यू टाइप की दिखती थी। एक तो ऊपर से क्लीन करना अलग बात है, लेकिन मशीन की परफॉर्मेंस ब्रांड न्यू जैसी। कोई हमने स्पेशल उसको मेंटेनेंस नहीं किया, कोई ऐसा नहीं किया, जो रूटीन हमारा मेंटेनेंस है हमने उसी पे किया। तो मशीन की जो, अगर आप 5 करोड़ की मशीन लेके आते हैं, उसको अच्छे से मेंटेन करेंगे तो जो मशीन 5 साल 10 साल चलेगी, 20 साल चलेगी, आपको डेली बेटर रिजल्ट देगी। तो मशीन की जो क्लीनिंग है, मैंने ये देखा है कि बहुत लोग केरोसिन ऑयल से करते हैं, जो कि एक बैड हैबिट है। आपके रोलर बहुत जल्दी हार्ड हो जाते हैं, बॉडी भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं रस्ट वगैरह लगता है, बेरिंग के लाइफ भी कम होता है, क्योंकि जब आप वॉश करते हैं तो कहीं ना कहीं मशीन के बॉडी में तो कहीं ना कहीं जाता ही है, पूरा चिलर की तरफ भी आता है। तो जहां जहां केरोसिन जाएगा वहां वो डैमेज करेगा। इसीलिए कोई भी कंपनी अगर बनाती है, इस तरह के केमिकल बनाती है, तो कहीं ना कहीं मशीन को कंसीडर करते बनाती है कि ये कम से कम मशीन को हार्म ना करे, आपके ऑपरेटर को हार्म ना करे। तो ये जो मैंने देखा है, जो सबसे ज्यादा देखा है इंडिया में बहुत ज्यादा है, जो केरोसिन यूज, अब तो अवेलेबिलिटी नहीं है इसलिए लोग नहीं कर पाते, लेकिन ये फैक्टर है। तो मेरा यही रहेगा कि केरोसिन पे अगर कोई भी यूज कर रहा है, अगर आप देखेंगे कॉस्टिंग वाइज, तो केरोसिन का, अगर एक एग्जांपल देता हूं कि अगर 2 रुपए का अगर केरोसिन है और आपको अगर वास अगर आपको 2.5 रुपए में मिल रहा है, 2.25 रुपए में मिल रहा है, तो वो सस्ता पड़ेगा। क्योंकि केरोसिन में आप वाटर मिक्स करके आप डाइल्यूट नहीं कर पाते हैं। इसमें क्या है कि कम से कम 30 से लेकर 50% तक पानी मिला लेते हैं, मिक्स करके आप उसको एक लीटर को 1.5 लीटर बना देते हैं, और वो 1 लीटर का 1 लीटर रहेगा। तो एक तो कॉस्टिंग बहुत ज्यादा का फर्क नहीं पड़ता है, दूसरा ये है कि आपकी मशीन कम से कम सेफ रहती है। रबर के रोलरों की लाइफ पूरी मिलती है। जो रबर के रोलर आपने देखा होगा कि रफ हो जाता है, वो नहीं होगा। रफ होने के बहुत सारे रीजन है। आपने देखा होगा, ठीक है प्रिंटिंग हो रही है, लेकिन क्या 2 रोलर के बीच में स्ट्रिप कितनी होनी चाहिए, कितना निक प्रेशर होना चाहिए, किसी को नहीं पता है। बहुत जो इसमें नॉलेज रखते हैं उनको पता है, जो इन्वॉल्व है उनको पता है। नॉर्मली एक स्टैंडर्ड है कि 4 mm की स्ट्रिप होनी चाहिए, इक्वली होनी चाहिए, 5 mm की इक्वली स्ट्रिप होनी चाहिए, मैक्सिमम 6 mm की होनी चाहिए। डिपेंड करता है कि रोलर का डाया कितना है, उसके बेस पे 2 रोलरों का निक डिसाइड होता है। अगर इसी को 5 mm 6 mm को हमने कर दिया 10 mm, तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, रोलर जल्दी हीट होगा। रबर ही तो है, कोई मेटल तो है नहीं। जितना ही उसको आप अपनी स्किन को देखिए फर्श पे, ये तुरंत छिल जाएगा भाई। अगर आप कहीं हार्ड सरफेस से देंगे तो वो तो डैमेज होगा ही होगा। तो उसको आप मेंटेन करने के लिए ये भी देखना होगा कि वो एकदम प्रॉपर, वो निक प्रेशर हो, हार्डनेस मेंटेन हो। ये सारी चीजें अगर मेंटेन है तो आपके मशीन अपने आप ठीक हो जाएगी। आपको मशीन में सिर्फ ये करना है कि आपको प्रॉपर लुब्रिकेशन करना है, प्रॉपर क्लीनिंग करनी है, प्रॉपर ग्रीसिंग करनी है, रोलर की सेटिंग सिर्फ देखना है। अब वो कैसे देखना है, 15 दिन का एक बना लीजिए कि हर 15 दिन पे मैं ऑपरेटर से बोलूंगा, ऑपरेटर भाई ठीक है तुम मशीन चल रही है, मशीन रोको थोड़ी देर के लिए, और पहले सारे रोलर की स्ट्रिप प्लेट पे देख लो कि कितनी चौड़ी है। 15 दिन में, मैं नहीं कह रहा डेली कर लीजिए, लेकिन एक दिन तो करना है। मशीन अपनी है ना, पैसा तो अपना लग रहा है, वो तो देखना जरूरी है, वो चेक करा लीजिए। और वो जो आपके 2 रोलर के प्रेशर है वो ऑपरेटर को पता है, तो वो कम से कम 15 दिन पे एक बार जरूर, और थोड़ा बहुत अगर करेक्शन है तो वो ऑपरेटर वहीं कर देगा। तो यही था मेरी तरफ से। अगर आप लोगों को अगर कुछ अभी भी लगता है कि कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं, स्नैक्स वगैरह लीजिए।